गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। अब है जी आपका 63 में ही एक और अमेंडमेंट हुआ, 16वां अमेंडमेंट। तो इसमें देखा जाए इसमें क्या है, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, empower the state to impose further restriction on the right to freedom of speech and expression, assemble peacefully and to form association in the on the ground of sovereignty and integrity। ये मैं बता चुका हूँ। सोवरेंटी या इंटीग्रिटी के आधार पर, सर्वोच्चता के आधार पर, अखंडता के आधार पर ग्राउंड एक्सप्लेन किया। तो ये वाला जो वर्डिंग है यहाँ मेंशन किया है इस ए अमेंडमेंट लाकर। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बताता हूँ। सेकंड है इसमें, इंक्लूडेड सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी इन द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द ओथ एंड, देखें,
oath and affirmation to be subscribed by the contestant to the legislatures, members of legislatures, ministers and जजेज एंड सीएजी। ये ओथ और अफर्मेशन वाली बात कौन सा शेड्यूल में है? शेड्यूल किस में है ओथ एंड अफर्मेशन वाली? शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 3 में जो ओथ एंड अफर्मेशन इतना जानना है, इसमें देखे इसमें ओथ एंड अफर्मेशन लिखते हैं कि आई सो एंड सो बियर ट्रू फेथ एंड अलेजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बियर I will uphold the sovereignty and integrity of India to and ऐसे उसमें मेंशन है अपने will execute faithfully to the best of my knowledge, discharge my duty without fear, favor, affection, ill will, uphold the sovereignty, integrity, uphold the constitution of India। ऐसे ऐसे बातें इसमें मतलब ओथ लेते हैं तो उसमें ऐड किया जाता है। तो एथ में अपहोल्ड द सोवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इस वर्ड को ऐड किया गया है। तो देखो ये जो है इसमें सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब देश की सर्वोच्चता और अखंडता को हम समर्थन करेंगे, उसको पालन करेंगे। तो ओथ में इनको ये वर्डिंग को जोड़ा गया है इस वर्ड को। तो इतना जानना है कि ओथ किस शेड्यूल से रिलेटेड है। वर्डिंग के लिए थोड़ा बहुत ध्यान में रखोगे कि सोवरेंटी इंटीग्रिटी के लिए ओथ में भी जोड़ा गया और उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में भी ये 2 वर्ड पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी 63 में इसको ज़्यादा लाया गया। तो इतना कम से कम बेसिकली ध्यान रख सकते हो। देखो अब यहाँ देखो ये ओथ वाला में देखो किसका किसका नाम है। जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसका भी, जो इलेक्शन जीत गया उसको भी ओथ लेना है। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी। यहाँ प्रेसिडेंट का ओथ, वाइस प्रेसिडेंट का ओथ उनका नाम नहीं है, गवर्नर का ओथ इसमें नहीं आता है शेड्यूल 3 में। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये बात। अब है 64 में अमेंडमेंट हुआ आपका 17वां अमेंडमेंट। तो इसका प्रोविजन देख लो क्या है। प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन अनलेस द लैंड इज पेड एज कंपनसेशन। तो मतलब 31 में एक्विजिशन ऑफ स्टेट के बारे में है कि स्टेट ई स्टेट को ESTAT जागीर जमीन ये सब होता है उसमें। तो सरकार जमीन जागीर को आपका एक्वायर कर सकती है, प्रॉपर्टी, कॉरपोरेशन, कंपनी। तो इसमें कहा रहा है कि कंपनसेशन की बात मैंने बता चुका हूँ। तो अगर आपका लिमिट सीलिंग लिमिट जितना है उसके अंदर है फिर भी सरकार लेती है तो उसको कंपनसेशन देना होगा। इससे पहले देखा आपने शुरू में ही कंपनसेशन पर 52-53 के आसपास कंपनसेशन पर कोई कोर्ट में उसका इंक्वायरी नहीं किया जाएगा, जो अमाउंट फिक्स किया गया है। यहाँ कहा गया क्या कि प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज पेड। मतलब अगर मार्केट वैल्यू जब तक पेड नहीं किया गया तब तक लैंड को सरकार ले नहीं सकती। मतलब किसी के ज़मीन को ले रही है तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो रेट होता है देना होगा, तभी देगी रेट के हिसाब से। एक तो आपका बहुत ज़्यादा ज़मीन ना हो, मतलब जितना एक सीलिंग बनाएगा, एक लिमिट बनाएगा उसके अंदर है, फिर भी सरकार ले रही है तो उसको कंपनसेशन जरूर देना होगा मार्केट के वैल्यू पर। शुरू में बोला गया था कोई भी कंपनसेशन दे रही है तो उसमें कोर्ट में छानबीन नहीं होगा, कोर्ट में मैटर गया होगा। तो इसका मैटर क्या है, कुछ भी अमाउंट रख तो इतना कम भी, आज उतना सारा जमीन ले रहे हो तो चलो इसमें ये प्रोविजन डालेगा, ठीक है हम मार्केट वैल्यू है ना उसके आधार पर हम कंपनसेशन देंगे, ठीक है। क्यों देखो तो वो उस समय से 60 ये जोड़ा गया, कब 64 में जोड़ा गया, वो 53 में मैटर वो सब 53-54 के आसपास में ही मैटर डाला गया क्या स्क्रूटनी नहीं किया जाएगा। तब जाकर 64 में बोला कि नहीं भाई हम मार्केट वैल्यू पर कंपनसेशन देंगे, जो मार्केट वैल्यू जो रहेगा उसके आधार पर जो अमाउंट फिक्स होगा, अमाउंट बनेगा मैं दूंगा। इंक्लूडेड 44 मोर एक्ट इन द 9th शेड्यूल। एक किसने एक्ट जोड़े गए डजन मैटर, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला जानने की जरूरत है कि 64 के आसपास, नंबरिंग जरूरत नहीं है लेकिन 64 के आसपास। अब चलते हैं हम
आ, आपका आता है ए हुआ 17, अब आता 18 अमेंडमेंट, ये 66 में हो रहा है 18। तो इसमें कोई कुछ बातें याद रखने की बातें देखें है या नहीं। मेड इट क्लियर दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट एल्सो, न्यू स्टेट एल्सो इंक्लूड्स a power to form a new state or union territory by uniting a part of a state or a union territory to क्या है another state और union। घूम फिर के कुछ बातें नहीं है। ये अमेंडमेंट में हम जानते हैं कि पार्लियामेंट को पावर है कि किसी स्टेट को पार्ट को ले ले, किसी को दे दे, एरिया मॉडिफाई कर दे, दो स्टेट को जोड़ दे, ठीक है, एक स्टेट को दूसरे यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ दे, या एक यूनियन टेरिटरी को जोड़कर पूरा स्टेट में ही कन्वर्ट कर दे। तो ये पावर पार्लियामेंट को है, वो तो डिस्कस हो रहा है, पहले भी बता चुका हूँ पार्लियामेंट कर सकती है पार्टी कौन सा आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 3। तो एक पार्टिकुलरली स्टेट और यूनियन टेरिटरी को भी मर्ज कर सकती है, जोड़ सकती है, ये सब जो बातें किया जा रहा है ना, तो एक लाया गया 66 में। अब 66 में देखो कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या, स्टेट यूनियन टेरिटरी के बारे में इतना चला। तो 63 में नागालैंड क्रिएशन, 63 के बाद अगर चला जाए तो फिर क्या हुआ, 63 के बाद कुछ नहीं। 69 में आपका क्या है ना कि उस समय क्या है कि बहुत सारे यूनियन, पहले यूनियन टेरिटरी बने, यूनियन टेरिटरी के बाद उसका स्टेट रूट बनाया गया। तो वो स्टेट का हमेशा डिमांड चल रही थी, कोई यूनियन टेरिटरी बोल रहा है कि हमें स्टेट बना दिया जाए। तब उसको स्टेट बना दिया जाए तो सोच रहा था कि उसके कुछ पार्ट को तोड़ कर किसी इस स्टेट में जोड़ दे, कुछ पार्ट को तोड़ कर उस स्टेट में जोड़ कर ऐसे स्टेट रूट दे दिया जाए। तो या यूनियन टेरिटरी है, अगर इसको स्टेट बना जाएंगे तो बहुत कम छोटा टेरिटरी अभी दे रखे हैं, तो किसी दूसरे स्टेट को टेरिटरी को इसके साथ मर्ज कर दिया जाए। तो ऐसे करने के लिए ये प्रोविजन उस समय डाला गया था, ये अमेंडमेंट लाई गई थी 60 आप देखो 66 वाली अमेंडमेंट, समझ में आया वो उस समय ये क्या चल रहा था इसलिए ये लाया गया। तो ऐसा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग फैक्चुअल चीज़ें बातें ज़्यादा लग रही है, कोई नहीं, थोड़ा एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना करके मैं अभी छोड़ूंगा ही इसको। तो कहाँ है हम लोग, 66 में चल रहा है, मेड इट क्लियर एट। अब देखो ये है आपका 19वां अमेंडमेंट 1966 में चल रहा था। एबॉलिश द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल, abolish the system of election tribunal and vested the power to hear election petition in the high court। तो पहले क्या है कि उसमें अगर इलेक्शन का डिस्प्यूट हो ना पार्लियामेंट का या मतलब ये असेंबली का, तो उसके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना दी गई थी। लेकिन देखा भाई ट्राइब्यूनल में करप्शन ज़्यादा है, उतना फैसला नहीं है, उतना जो मैक्सिमम केसेस बार बार ऊपर जाके हाई कोर्ट में फिर अपील हो रहे हैं, प्रोसेस लंबा चल रहा है, तो इसको क्यों रखें, और इसकी कोई बातें सुनता नहीं है और डिसीजन भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। तो इसको हटा के कहा गया कि अब जो भी मैटर है इसका डिस्प्यूट का डायरेक्ट यू अप्रोच टू हाई कोर्ट। तो इसके लिए आपको अब ट्राइब्यूनल को ख़त्म ही कर दिया है इलेक्शन ट्राइब्यूनल। वाकई में अभी भी ऐसा देखा जाए तो एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स से रिलेटेड उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है, लैंड लॉ से लैंड उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है। तो जीएसटी के लिए जो है उसका मतलब टैक्स वाला ट्राइब्यूनल बनाया गया है। बहुत सारे ट्राइब्यूनल ऐसे बने हुए हैं, लेकिन वाकई में जो स्टेटस है कि ट्राइब्यूनल में जजेज भी हैं वो उतने ओपन माइंडेड जजेज नहीं हैं, उतने क्वालिफाई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वालिफाई हैं कि मैक्सिमम जो जजेज हैं कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हो चुके हैं या जजेस से रिटायर हो चुके हैं, क्वालिफिकेशन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी इंटेग्रिटी में, उनकी निष्ठा में, उनकी आप कह सकते हो कि निष्पक्षता में किसी का, तो वो चीज़ में उनकी काफ़ी मतलब वो रिलायबिलिटी नहीं है, वो उतने उनकी जजमेंट में उतनी रिलायबिलिटी नहीं है, वो उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं है, कहीं ना कहीं वो पक्षपात हो जाते हैं या गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, सरकार के फेवर में डिसीजन देते हैं, या कहीं ना कहीं आप कहो कि जो ओपन माइंडेड या ब्रॉड लेवल की जो थिंकिंग पहले रह गई थी, पहले थी, वो थिंकिंग यहाँ नहीं रह पाती उनकी। रीजन वो अपने तरीके से देंगे कि मेरी पावर उतनी नहीं है, पावर अब पहले वाली हाई कोर्ट की कहीं ज़्यादा पावर होती है, जज कुछ भी डिसीजन दे सकता है, यहाँ उतनी अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है।
तरह तरह की बातें, अलग बात है, लेकिन ये देखा जाता है कि इतनी टाइम कंज्यूमिंग है ट्राइब्यूनल में, इतने लंबे केसेस चलेगी, तुरंत भर में डेट दे देंगे, वहां से सिंपल अच्छे जजमेंट में भी तुमको लगेगा कि केस तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी वो फेवर में जजमेंट नहीं देते हैं, जिसके क्लाइंट के जो पिटिशनर है उसके फेवर में देना चाहिए, गवर्नमेंट के फेवर में एकदम ब्लाइंडली एक साइडेड डिसीजन देते हैं। फैक्चुअल बात है। अब मैं ऐसा सुनने में कितने को बुरा लगेगा, लेकिन देखें एक केसेस ट्राइब्यूनल में देखेंगे 6 साल, 7 साल, 8 साल से चली जा रही है। जैसे सिविल कोर्ट का या जो लोअर कोर्ट देखे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट जिसको बोल रहे हो आप, वहां भी यही हाल है कि केसेस 10 साल, 12 साल, मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग तो वहीं हो जाता है लोगों का। तो कहाँ था जी मैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को एबोलिश कर दिया गया, इसके द्वारा 66 में ट्राइब्यूनल को खत्म कर दिया गया। अब है 66 में ही है आपका 20वां अमेंडमेंट एक्ट, 20th अमेंडमेंट। तो इसमें कुछ याद रखने की बात है, वैलिडेटेड सर्टेन अपॉइंटमेंट टू डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ यह देखो, ये थोड़ा बात काम की बात है। ये देखो 66 में क्या हुआ, 66 में वैलिडेटेड सर्टेन अपॉइंटमेंट्स, वैलिडेटेड सर्टेन अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज इन यूपी, इन यूपी विच वर डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ लोगों को, कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट किया गया यूपी में। जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट किया गया है नल एंड वॉइड है। क्यों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर होता है कि जो भी जिसको अपॉइंट करें, कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस हो उसका, उसके साथ साथ कोई जुडिशियल सर्विसेज में नहीं हो बंदा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को जैसे कि एग्जैक्ट पता नहीं, कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया ऐसा उसमें, उसके लिए आर्टिकल 233 मेंशन है एंड 235। तो इन्होंने एक 230A ऐसा आर्टिकल लाया अमेंडमेंट करके इसको वैलिड करने के लिए कि उसमें पहले था क्या कि अगर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो अपॉइंटेड में पर्सन का ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ का सिटीजन। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि ये क्वालिफिकेशन नहीं थी उसको, जैसे 10 साल का जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो लीगल प्रैक्टिस में, उसको भी डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया। या कोई जुडिशरी सर्विस में था या उसको भी बना दिया। जुडिशरी सर्विस मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे वाले और कोर्ट में अगर कोई जजेज हो या जुडिशियल ऑफिसर हो, या ऐसे केस में हाई कोर्ट को आपको कंसल्ट करना है, हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस को, उसके बाद ही पर्सन को है जो अपॉइंट किया जा सकता है। ये प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया और डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया। तो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने देखते ही बोल दिया नल एंड वॉइड, भाई जज कैसे जज बना सकते हो। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक लॉ ही बना दिया कि अगर किसी को ऐसे जज बनाया गया है, तो अगर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसको फॉलो ना करके भी बनाया गया हो तो भी उसको नल एंड वॉइड नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे करके क्या बना दिया, ये एक्ट बना दिया, अमेंडमेंट कर दिया मतलब, और 233A एक नया एक्ट बना दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट ऐसे ला दिया। अब ऐसे सोचो तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर अगर इंटरफेयर करने लगा कि जुडिशियल रिव्यू हमारा करेंगे या बेसिक फीचर है और ये लाए हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है, तो टकरार चलती रहेगी। वो लाए कानून, ये टकरार करे, फिर कानून लाए। कोर्ट ने दोबारा फिर इंटरफेयर नहीं किया तो फिर चलता आ गया कि अब यह है कि अगर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करके भी बनाया गया डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसको नल एंड वॉइड ना कर किया जाएगा। इसके लिए बनाया वही कि वैलिडेटेड सर्टेन अपॉइंटमेंट, कुछ अपॉइंटमेंट जो किया गया उसको वैलिडेट माना गया ऐसे अमेंडमेंट करके। सोचो उस समय से ऐसा आप काउंटर करोगे कि अभी सरकार ऐसा कर रही है, पहले हमेशा ऐसा चलता आ रहा है। मैं एग्जांपल दे चुका हूँ फंडामेंटल राइट में कितना सिर्फ। तो कहने का मतलब जिसकी पावर ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट जिसकी होती है, वो अपने हिसाब से मनमाना करते ही करते हैं। जुडिशरी के साथ टकराव ये सब चलता रहता है। गवर्नमेंट बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या एनडीए बोलो चाहे यूपीए बोलो, किसी की रहेगी ऐसा होता है। ये और बात है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, वो तो है। इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये, हाँ जी, ये ईयर आपको याद रखने की जरूरत है कब 66 में यूपी में जो तहलका मचा था ये। अब देखो 67 में 21st अमेंडमेंट एक्ट, 21वां अमेंडमेंट एक्ट 67 इंक्लूडेड सिंधी एज ए 15 लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। अब देखो 8th शेड्यूल को बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है, 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है। सबसे पहले पहले थे 14 लैंग्वेज, बाद में 15वां लैंग्वेज आया, ये जोड़ा गया सिंधी। सिंधी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा।
तो पंजाब ये जनरली पाकिस्तान में ये रीजन जो सिंध रीजन है वहाँ बहुत सारे सिंधी थे, इंडिया में बहुत सारे रह रहे थे, डिमांड थी कि भाई वहाँ से हम यहाँ आए हैं तो हमारे लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर उस लैंग्वेज में रहेगा, उस लैंग्वेज में है जो बुक भी पब्लिश की जाएगी, उस लैंग्वेज में कोई गजट वजट है या तो उस लैंग्वेज में किया जाएगा, पार्लियामेंट है उस लैंग्वेज में बोल सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो। वो कोई आप एग्जाम देते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट आप है जो लैंग्वेज के लिए एक सब्जेक्ट ले सकते हो, लैंग्वेज को माना गया है, स्कूल के करिकुलम में उस लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का बेनिफिट उसको। 14 लैंग्वेज थे, सिंधी को ये, फिर आप देखोगे आप 91, 91, 92 के आसपास 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया। आ, 3 लैंग्वेज जो ऐड हुआ था सिंधी के बाद 15, और 3 लैंग्वेज कोमानी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। के ओ कोन में मणिपुरी, कोमा ए नी नेपाली, कोमानी कोमानी से याद रखो, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 4 लैंग्वेज 2000 ऐड हुआ, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को वहां जो ऐड हुआ 2003 में, और यहाँ ये। तो यहाँ देखो, लेकिन इतना जानने के बाद जानो कि 22 लैंग्वेज है कौन कौन है। 22 लैंग्वेज में क्या हिंदी आता है? आता है। क्या इंग्लिश आता है? नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है। क्या भोजपुरी आती है? नहीं आती है। क्या अवधी आती है? नहीं आती है। और कौन सा लैंग्वेज बोला? क्या संस्कृत उसमें आता है? हाँ आता है। क्या पर्शियन आता है? उसमें नहीं आता है। क्या उर्दू आता है? उर्दू आता है उसमें। तो और क्या बोलोगे? बाकी बाकी मैथिली आता है, मतलब आप 22 लैंग्वेज को एक बार देख लोगे। ऐसे मैं ऐसे बता देता हूँ उसमें थोड़ा सा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से शुरू करोगे, नॉर्थ ईस्ट वाले लैंग्वेज से आपका, तो उसमें कौन कौन सा लैंग्वेज आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट से बढ़ते जाओ तो एक आता है बोडो लैंग्वेज है, असमी लैंग्वेज है, बंगाल का बंगला लैंग्वेज आएगा, फिर झारखंड का संथाली वाला रीजन, बिहार का मैथिली आएगा, बाकी तो हिंदी है ही। फिर आपका उड़ीसा में उड़िया आएगा, फिर आपको उत्तराखंड में जाओगे तो नेपाली लैंग्वेज आएगा, फिर आप कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी भी आएगा, डोगरी आएगी, कश्मीर का लैंग्वेज है, उर्दू आएगा। तो उसके अलावा फिर आपका इधर राजस्थान का कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं, हरियाणा कुछ नहीं, पंजाब का लैंग्वेज पंजाबी आएगा, गुजराती आएगा, और मराठी आएगा, कन्नड़ा आएगा, तमिल आएगा, तेलुगु आएगा, मलयाली आएगा, गोवा में कोंकणी आएगा। तो और कुछ बचा क्या कोई लैंग्वेज ऐसा? नेपाली लैंग्वेज आएगा, नेपाली, संथाली बोली दिया, संथाली और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। हाँ सिंधी जो अभी बोला, सिंधी आ गया आपका। तो लगभग ऐसे करके आपका 22 लैंग्वेज जो है वो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। तो ईयर जानने की जरूरत है कौन सा अमेंडमेंट के जरिए नहीं, लेकिन अब देखो सिंधी को कब दिया गया? 67 में, 2003 में 4 लैंग्वेज एंड 3 लैंग्वेज आपका 1992 के आसपास आएगा, 3 लैंग्वेज। तो ये हुआ आपका लैंग्वेज बारे में। अब है 67 के बाद 2 साल बाद हुआ 21st अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया? फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑटोनोमस 69 में। हाँ न्यू ऑटोनोमस स्टेट जो अभी मैंने बताया था 69 में हुआ ना मेगा। देखो ईयर भले जानो लेकिन अमेंडमेंट 21st सेकंड नहीं जानने की जरूरत है। 69 में मैंने बताया था कि मेघालय को क्रिएट किया गया असम के अंदर ही ऑटोनोमस स्टेट के तौर पर। ऑटोनोमस स्टेट मतलब इसको अपना स्टेट लेजिस्लेचर दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया गया, लेकिन ये थे अल्टीमेटली असम के अंदर। तो इनका डिमांड फिर भी डिमांड चलता रहा, और 72 में इसको मेघालय को सेपरेट स्टेट बना दिया गया। तो मेघालय, चिरापुंजी और क्या है वहाँ मेघालय में सबसे ज़्यादा रेंज चिरापुंजी में होती है। पहले एक एरिया था मानसीउराम बोलते थे, तो उसको दिया गया था स्टेटस की सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है, रेनिंग। लेकिन बाद में चिरापुंजी को दिया गया। चिरापुंजी एक जगह जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में। नाम है मेघालय, मेघ मतलब बादल,
आलय मतलब घर, बादलों का घर है, मतलब काफी बारिश वहां होती है। तो काफी बारिश होने का रीजन क्या है? गारो खासी जैंटिया वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो कैसे वहाँ मतलब पहाड़ों की वजह से आप ओरोग्राफिक इफेक्ट ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि कैसे ओरोग्राफी इफेक्ट में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेनिंग एयर या वेपर कंटेनिंग एयर धीरे धीरे पहाड़ों की पहाड़ है ऊपर उठता है, ऊपर जाके कूलिंग होता है, कूलिंग होने के बाद ठंडा होता है, कंडेंस होता है, फिर उसके बाद बारिश करवाती है। ओरोग्राफिक इफेक्ट बोला गया है उसको, ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो ओरोग्राफिक इफेक्ट के कारण वहाँ गारो खासी जयंतिया वो है हिली रीजन, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो ये हुआ आपका मेघालय के बारे में। जो ये सब अमेंडमेंट एक्ट बता दिया मैंने। मेघालय वाली जो अभी जस्ट बताई 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969, इस ईयर में मेघालय का क्रिएशन नहीं आप कह सकते हो, ऑटोनोमस स्टेट था। किसके अंडर? असम के अंडर। खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली तो थी, लेकिन अल्टीमेटली असम के अंदर ही था। तो इसे कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिला उसके बाद 3 साल बाद 1972 में। 72 में किसको किसको मिला है वो पहले से बता चुका हूँ। तो MTM मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय यूनियन इट्स टेरिटरी में मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ा दिया था। तो अब चलते हैं, उसके बाद है 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1969। तो देखिए इसमें कुछ खास नहीं, जैसे है एक्सटेंड किया गया जो सीट्स रिजर्व किए गए थे SC ST एंड एंग्लो इंडियन के लिए। तो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व। अब हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया पहले, एंग्लो इंडियन किन को बोला जाता था। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में वहाँ भी, सॉरी सिटीजनशिप में एंग्लो इंडियन को मैंने डिटेल बताया था वहाँ। ऐसे में रफली यहाँ बता दूँ, एंग्लो इंडियन उसे कहा जाता है जिसके पेरेंट्स या कोई मेल प्रोजेनिटर, मतलब जिसके फादर हो गए या दादा हो गए या परदादा हो गए, जो या जिनका डिसेंट, जिनका ओरिजिन यूरोप से रहा हो, यूरोपियन कंट्री से रहा हो। सिर्फ ब्रिटिश कंट्री से नहीं, यूरोपियन कंट्री से, क्योंकि उस समय अपने कंट्री में पोर्तुगीज, फ्रेंच, डेंस, उसके अलावा आप इंग्लिश इटसेल्फ, तो ये सब आए, तो उनके कुछ वंशज यहाँ रह भी गए। तो जो रह गए उनके लिए भी था कि भाई या इतने माइनॉरिटी में है, इतने कम पर्सन में है, इनको भी कुछ रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। तो इनके लिए प्रोविजन डाला गया था शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। तो कब ख़त्म हुआ मैं पहले बता चुका हूँ, ये 2020 में ये जो सिस्टम जो चला रहा था एबॉलिश कर दिया गया, इसका एंड कर दिया गया। तो इन्हें बोला गया एंग्लो इंडियन। तो ऐसे हर 10 ईयर करके एक्सटेंड होता गया और अभी भी होता जा रहा है। और इनका एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन वाली जो सीट थी ये ख़त्म हो गई। तो आपकी इसमें कोई डेट वेट ये कुछ अमेंडमेंट कौन सा टाइम में कुछ याद करने की कुछ भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो एंग्लो इंडियन का हुआ लोकसभा एंड इसमें एंड बस। तो अब देखें, लोकसभा में तो चलो 2 सीट, बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली में वेरी करता था कि कहाँ कितने हैं। और इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि किस लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट रिजर्व रखे गए थे एंग्लो इंडियन के लिए। तो ये हुआ। अब देखिए 1971 का 24th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में पहले डिटेल डिस्कशन हो चुका है, कई बार हुआ है। जब केशवानंद भारती का जो मेन जो जिस पॉइंट पर जिसको चैलेंज किया गया था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चैलेंज किया गया था, उसमें 24 था, 25 था एंड 29 था। तो यहाँ मैंने ऐसे वर्बली बताया था, अब यहाँ देख लो कि 24th में क्या अमेंडमेंट किया गया जिस पर इतना बवाल मचा। तो यहाँ देखें, दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा जस्ट जूम कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो सामने आ गया है तो कंट्रोल होता नहीं है, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। देखें इसका फर्स्ट प्रोविजन क्या था? curtail द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी।
ये गया थोड़ा आगे, मुझे लग गया कि ये गया आगे, यहाँ है, ये है इसका पॉइंट यहाँ। तो अर्न द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि गोलकनाथ जो जजमेंट जो थी 67 वाली, उसमें गोलकनाथ वाली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोला कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। उसमें 11 बेंच का 6-5 का जजमेंट था। अगर अमेंड करना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जैसे पहले बना, तो ही अमेंड कर। तो ऐसे आप कोई प्रोसीजर अपना के अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकते, मतलब फंडामेंटल को राइट को अमेंड नहीं कर सकते। तो इसके बारे में डिटेल पहले ही बताया कि कैसे ये कभी सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, कभी पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो ये ऐसा प्रोविजन डालकर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ने पावर अपने हाथ में रखना चाहा। जो सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, या पार्लियामेंट को कहो कि एक बांध दिया था कि आप नहीं अमेंड कर सकते, तो उसको काउंटर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने ऐसा अमेंडमेंट किया। फिर देखें सेकंड प्रोविजन है, मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अब ये हुआ कि भाई हम एक तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। अब जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाए प्रेसिडेंट के पास, तो आपको जरूरी है कि आपको एसेंट देना ही देना है। तो ये ऐसा इसलिए डाला कि चलो एक पल के लिए मान ले कि ये ला दिया, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की तरह ही उनका अगर सोच हो कि अच्छा फंडामेंटल राइट मतलब को अमेंड कर रहा है और लाया बिल मेरे पास, तो एसेंट ही ना दे, वो बिल को विथहोल्ड करके रख ले, विथहोल्ड कर दे। या एक होता है पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट में होता है, प्रेसिडेंट की पावर में कि पॉकेट वीटो का मतलब अपने पास रख लिया बिल को और उस पर कोई एक्शन न ले, उसको खत्म भी नहीं किया। अब विथहोल्ड करने वाला अगर विथहोल्ड कर लिया तो बिल खत्म हो गया। एक होता है बिल को रिटर्न करना, रिटर्न वापस क्या आप इसको रिकंसिडर कीजिए, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, ये प्रोविजन सही नहीं लग रहा है, रिकंसिडर कर दोबारा भेज दिया जाए प्रेसिडेंट के पास। तो मैडम उसमें प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही देना है। लेकिन विथहोल्ड वाली में होता है कि रख लिया अपने पास, पॉकेट में है कि पॉकेट में पॉकेट वीटो का मतलब कोई एक्शन ही नहीं लिया, कुछ नहीं, ये बिल खत्म नहीं हुआ वहाँ। हो सकता है कि बाद में फिर प्रेसिडेंट हो सकता है उस पर एसेंट दे दे, या तो प्रेसिडेंट दोबारा भेजे वापस पार्लियामेंट को कि हाँ इसमें रिकंसिडर कीजिए। तो ऐसा चलते रहता है, रिकंसिडर कीजिए मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, दूसरी पार्टी जो गवर्नमेंट आई, तो वो बिल जो पॉकेट में रखा हुआ था, पॉकेट करने वाला पॉकेट में नहीं, उनके पास जो पड़ा हुआ था, वो बिल को दोबारा भेजेगी पार्लियामेंट में कि नई गवर्नमेंट, तो पिछले बार गवर्नमेंट ने ऐसे से बिल लाया था, हम खुश नहीं थे, जानबूझ के मैंने रखा रहा है और कोई एक्शन नहीं ली। आप कुछ अमेंडमेंट चेंज करना चाहते हो ठीक, नहीं करना चाहते हो तो बिल को दोबारा मेरे पास भेजना ही मत, नहीं भेजोगे तो मुझे मतलब वहीं तुम खत्म कर लो पार्लियामेंट में ही अपने उस बिल को, दोबारा ना भेजोगे तो खत्म हो जाएगा, कोई एक्शन ना लो, रखे रहो अपने पास। तो ये हुआ कंपलसरी कर दिया कि भाई अब हम करेंगे। अब देखें ये प्रोविजन जो कंपलसरी वाला है आज तक है, जो शुरू में भी मैंने बताया था आर्टिकल 368 में कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को ये मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट को असेंट देना ही देना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो तो, ठीक। मनी बिल में भी देते हैं, लेकिन मनी बिल को प्रेसिडेंट क्या है कि रिटर्न नहीं कर सकते, रोक सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न वापस नहीं किया जाता है। जनरली माना जाता है कि मनी बिल को लाने से पहले प्रेसिडेंट से डिस्कशन किया जाता है, रिकमेंडेशन ली जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो प्रेसिडेंट उस मनी को बिल को एसेंट देते हैं, वापस भेजते नहीं और नहीं रोक कर रखते, ना मतलब रोक कर रखने मतलब खत्म नहीं करते, विथ होल्ड कर दिया इसका मतलब बिल को खत्म कर दिया, ये होता है। इन जनरल वे में इंडिया के प्रेसिडेंट है जो विथहोल्ड भी नहीं करते। विथहोल्ड करने पर क्या होगा कि जनरली होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर बिल को वो अगर विथहोल्ड करने लग जाए, इसकी जो एब्सोल्यूट पावर प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है, अगर सारे बिल को विथहोल्ड करने लग जाए तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी अपने आप में। तो प्रेसिडेंट को इंडिया में नॉमिनल है माना गया है, मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव माना गया है, रियल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर लोगों के द्वारा इलेक्टेड है, बट प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है।
प्रेसिडेंट को पावर उतनी नहीं दी गई है, जिस सेरेमोनियल हेड को या नॉमिनल हेड को रखा गया है। तो अगर बिल को मैक्सिमम या कोई भी बिल को अगर विथहोल्ड करके बिल आए उनके पास, कहें रोक ले और कहें कि खत्म, विथहोल्ड करने का मतलब बिल लैप्स हो जाता है, लैप्स में मतलब खत्म हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। तो ऐसा जनरली बहुत ऐसा हुआ नहीं है कि प्रेसिडेंट ने बिल को अब तक में विथहोल्ड किया है, या आप कहो कि कॉन्स्टिट्यूशनल उतना ये प्रोविजन प्रेसिडेंट को ये पावर प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इसमें डिटेल ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, बट प्रेसिडेंट का ये ऐसे ऐसे जो पावर मैंने बताया, वीटो पावर भी एक होता है जो मैं अभी बोलना भूल गया। बट इंडिया के केस में प्रेसिडेंट को वीटो पावर, छोड़ो इसमें अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में कभी चर्चा होगा। जितना मैंने बताया अभी इतना तक के लिए इतना ही। ये हुआ 24th अमेंडमेंट। अब इसी को क्या है कि चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती में। इस सेकंड प्रोविजन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, बट फर्स्ट प्रोविजन को है जो मेनली चैलेंज हुआ था। उसके बाद आगे है, ये देखें नेक्स्ट है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ईयर जो देखें सेम ईयर में चल रहा है 25th। तो 25th का जो है क्या प्रोविजन है देखते हैं। कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कर्टेल किया, कम किया। यहाँ है एबॉलिश नहीं किया। एबॉलिश किस में होगा बाद में डिस्कशन होगा आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ दिखाया जाएगा कि फंडामेंटल मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर रख दिया गया अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में सॉरी अदर कह सकते हो कि उसको रखा गया कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अदर आर्टिकल में 300A आर्टिकल बनाकर उसे उस जगह पर राइट टू प्रॉपर्टी को वहाँ रख दिया। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा कम किया। अब कैसे कम किया उतना अभी इस पर्सपेक्टिव में उतना जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो कैसे, और नीचे वाला प्रोविजन पढ़ो, अपने आप में पता चल जाएगा कैसे हो जाएगा। देखो ये कई बार डिस्कस मैं कर चुका हूँ कि प्रोवाइडेड दैट एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन इन आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ किसके ग्राउंड के आधार पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ राइट गारंटीड बाय द आर्टिकल 14, 19 एंड 31। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जो राइट प्रोवाइड की गई है या जो प्रोविजन मेंशन किया गया है 39B एंड C में, अगर स्टेट को उसको इम्प्लीमेंट कराते हुए अगर किसी का, सिंगल पर्सन नहीं ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी का कहो, अगर ये जो राइट प्रोवाइड है 14 एंड 19 एंड 31 के तहत अगर उसका क्या होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो या वायलेशन जो कहा, वायलेशन हुआ, इन्फ्रिजमेंट हुआ, इनकंसिस्टेंट रहा, तालमेल नहीं रहा, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये प्रोविजन चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। समझ गए। तो अब देखिए यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या है अपने आप पर देखो। 39B को करने के लिए अगर आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था तो इसको प्रायोरिटी देना है, और राइट टू प्रॉपर्टी किसी का उल्लंघन हो रहा है तो कोई बात, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये सुप्रीम है 14, 19, 31 के सामने, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल तो हुआ ही ना, कम किया, चैलेंज नहीं कर सकते। अब देखो क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम क्या हुआ। 39B एंड C, बी क्या था और सी क्या था कई बार डिस्कस हो चुका है। तो देखें बी आपको इतना में खुद पता रहना चाहिए कि बी क्या था 39B में, एंड 39C में क्या था। तो बी में क्या था कि सोसाइटी के जो मटेरियल रिसोर्सेस है, लोगों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस फॉर द कॉमन गुड, मतलब लोगों की भलाई के, लोगों का अच्छाई के लिए सोसाइटी का जो रिसोर्सेस है वो लोगों में इक्वल तरीके से बांटने की कोशिश करनी चाहिए कि करेगी सरकार। एंड सी में था
कि ऐसा करे कि ऐसा कोई भी इस तरह से सरकार कोई भी स्टेप ना ले, या सरकार ऐसा कोशिश करेगी कि है किसी एक पर्सन के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, एक ही पर्सन के पास या कुछ सेक्शन के पास बहुत धन जमा ना हो, बहुत प्रॉपर्टी जमा ना हो, या समाज में जो उत्पादन के सोर्स है, जो प्रोडक्शन के सोर्स है, उस पर किसी ही खास पर्सन या खास वर्ग का, खास सेक्शन ऑफ द पीपल का कंट्रोल ना हो। मतलब धन संपत्ति जो है उस सब लोगों के बीच में बांटने की सरकार कोशिश करेगी, एंड जो प्रोडक्शन के सोर्सेस है उस पर किसी का मोनोपोली ना हो, सरकार इसकी कोशिश करेगी। तो ये था। अब क्या है, तो जिसका प्रॉपर्टी है अगर उसको लेकर बांटोगे तो वो तो कहेगा ना कि हमारा प्रॉपर्टी का तो राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो हमारे प्रॉपर्टी को तो आप लोगों में बांट रहे हो, हमसे छीन ले रहे हो, तो हमारा फंडामेंटल राइट गया कहाँ, कहाँ है? एक तो ये। फिर है देखो 14-19 19 में है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस। उसमें एक और था राइट टू प्रॉपर्टी, उसके अंदर एक पार्ट भी था ABCDEF। उसमें आपका जी शायद 19(1) ABCD, उसमें एक एग्जैक्ट नहीं, F या G ऐसा एक प्रोविजन पहले था जिसको डिलीट कर दिया गया। उसमें भी था राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट थी, प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो ऐसे। तो उसमें उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ। साथ में प्रोफेशन का भी जो राइट है कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ। और इक्वलिटी की बात, इक्वलिटी, कानून के सामने सब बराबर है, कानून कोई कानून से बड़ा नहीं है, एक ही कानून सबके लिए अप्लीकेबल होगा। तो हमें आप अलग क्यों ट्रीट कर रहे हो? मतलब हमसे लेकर दूसरे को बांट रहे हो, तो मतलब ऐसा करो ना कि आप अपना चीज सबको बांटो, हमें ही बांटो। तो मेरा लेकर दूसरे को बांट रहे हो तो इक्वल कहाँ ट्रीट हुआ? हमने मेहनत से कमाया, पूर्वजों ने कमाया, ठीक है, और हमसे लेकर एक नया कानून बना रहे हो और उस कानून के तहत हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब कर रहे हो, और दूसरे लोगों को, गरीबों के साथ इक्वल उनको मार रहे हो और हमें अलग मान रहे हो। मतलब हम ही का हमारा ये चीज लेके आप दे रहे हो। अगर सरकार कोई स्कीम ऐसा बनाए कि हर पर्सन को 2500 रुपए मिलेंगे, तो हमें भी देते, गरीबों को देते, तो चलो इक्वल, तो समझ में आता है कि आर्टिकल 14 के फॉलो किया जा रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, मतलब लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से छोटा कोई नहीं है, कानून सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ तो अलग हो रहा है। तो ये सब बात को लेकर चैलेंज किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि 39 एंड BC को इम्प्लीमेंट अगर किया जाएगा तो ये सब का तो इन्फ्रिंजमेंट होना, इसका वायलेशन होना ही होना है। बिना इसका वायलेशन हुए 39BC को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता। ये हुआ यहाँ। तो केशवानंद भारती वाला जो केस में गया था वो आगे बताऊंगा उनका। और एक और चैलेंज हुआ ना 24, 25 एंड 29। चलो 29 में यही बता देता हूँ। उसमें जो कुछ किया है, नीचे देख रहे हो कि आप इंक्लूडेड टू केरला एक्ट इन टू केरला एक्ट ऑन लैंड रिफॉर्म इन द 9th शेड्यूल। लैंड रिफॉर्म का जो एक्ट है, लैंड रिफॉर्म में वही है ना, सेम बात है। जमींदारों से ज़मीन जो है एक्सेस ज़मीन है या किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, उसको सरकार लेकर गरीबों में बांटेगी, किसानों में बांटेगी। तो और इसको एक्ट को डाला गया 9th शेड्यूल में ताकि इसको चैलेंज ना किया जा सके, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो। पहले से ही मेंशन चला रहा है कि 1951 से ही कि 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक। तो उस समय तक लोगों का ये कोर्ट भी एक्सेप्टेबल था कि ठीक है 9th शेड्यूल में जो जोड़ दिया, जो डाल दिया, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब यहाँ जब हुआ तो सब चीज़ को चैलेंज किया गया, ये सब 9th शेड्यूल को अब और ये 24 आर्टिकल, सॉरी 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया कि भाई जजमेंट जो एक तरफ के काउंसिल, वकील कहो या एडवोकेट कहो, लॉयर कहो, काउंसिल कहो, एक तरफ का अपना आर्गूमेंट देंगे, दूसरे वाला आर्गूमेंट अपना देंगे। गवर्नमेंट का जो रहेंगे वो आर्गूमेंट क्या देंगे, और जो पेटिशनर रहेंगे, मतलब पेटिशनर मतलब जो पर्सन जिसका ये सब इन्फ्रिंजमेंट हुआ, वो क्या चैलेंज, वो क्या आर्गूमेंट देगा। जो मैंने ये बताया, जो कैसे 14 फॉलो हो रहा है, कहाँ 19 फॉलो हो रहा है, कहाँ 31 फॉलो हो रहा है, हमारा तो इसका वायलेशन हो रहा है। गवर्नमेंट क्या आर्गूमेंट देगी कि हम ये इसलिए इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि हम सोशल वेलफेयर के पर्पज से, ठीक है,
सोसाइटी ऊपर बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। लोग, जब तक सब लोगों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। ठीक है। सोसाइटी में इक्वलिटी लाने का कहीं ना कहीं प्रेम्बल का या कॉन्स्टिट्यूशन का ये पर्पस रहा है कि आ, मतलब लोगों का, और लोगों का उत्थान करना, और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए ही बना हुआ है ना। अच्छे अच्छे आर्गूमेंट देकर तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ये तो है कि पक्का कि ये 39BC इम्प्लीमेंट लोगों के भलाई के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया गया है, मासेस लो मास के लिए किया गया, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जनता के लिए ही किया गया है। ठीक है। इससे लोगों का भला होगा, देश का भला होगा, और ये जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारे लोग बहुत पीछे हैं। चलो, तो इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, इसको ये जो है इसको ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं कहते, इसको चैलेंज किया जा सकता है। और टर्म यूज किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तो ये, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप है जो 39BC को सुप्रीम मानिए, तो 39B एंड C को इम्प्लीमेंट करने में अगर 4019 का वायलेशन होगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। इंटरफेयर करेगी मतलब जुडिशियल रिव्यू तो होगा, लेकिन उसको वायलेट, उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड नहीं करेगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते, जा सकते हो, जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट। वो तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा ना कि हाँ भाई रियल में क्या वायलेशन हो रहा है, पहले से बाहर बाहर से क्या बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, और हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू होगा। और बाद में ये जो 31 वाला जो है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया। सिर्फ ये माना गया कि, कहा गया कि 39BC सुप्रीम है, ओनली 4919 के सामने देखा जाए तो एंड चैलेंज किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है। तो इस आधार पर जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा, और कहा कि आप फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करिए, जिसे भी चेंज करना है करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। प्रॉब्लम ये है, बताया नहीं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब है कि कोई बात के लिए कुछ को अमेंडमेंट किए करे पार्लियामेंट, कोर्ट में पिटीशन जाए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बोले कि दिस इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार क्या बोलेगी, पहले से आप क्यों नहीं बता रखे हो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या, और पहले से आप बता रखोगे तो यहाँ चैलेंज करने वाले ये सब झमेला तो होगा ही नहीं। तो जब जब आपके पास कोई चैलेंज करके आता है तो मतलब हमारे मतलब अमेंडमेंट को काउंटर करने के लिए, या सरकार के डिसीजन को काउंटर करने के लिए, या कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए, लोगों के लिए ही आप ये ओपिनियन देते हो, या आप स्टेटमेंट देते हो, या एक जजमेंट देते हो, और उसमें मेंशन कर देते हो कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस पार्लियामेंट कांट अमेंड द दिस पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम उतना मेहनत करें, बिल लाए, एक्ट लाए, और कुछ जब आता है तो बताते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और धीरे धीरे करके ऐसे जोड़ते जोड़ते आज ये हो गया कि मैक्सिमम चीज को बोल दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत कॉमन है, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दूसरा होता है क्या कि दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस वे आल्सो, मतलब इसको कोई वर्डिंग, कोई सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंट डिफरेंट जजेस, इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। मतलब आज तक सही से इंटरप्रेट नहीं हुआ है क्या, तो उसी लाइन को नहीं, दिस कैन बी आल्सो अंडरस्टूड इन दिस वे, दिस कैन बी आल्सो इंटरप्रेटेड इन दिस वे। नो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर हैज दे हैव कंटेम्पलेटेड, कहीं विचार किया था कि दे हैव ट्राइड टू से लाइक दिस, मतलब जो कहना था बढ़िया से लिख दिए होते हैं, मतलब आज आपको लग रहा है कि ऐसे कहना चाहते थे। और बहुत सारी बातें कोर्ट में ऐसे होती है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जज अपने हिसाब से चलता है, उसमें ज़्यादा हमें और आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। चला जाए जी नेक्स्ट। अब देखो फिर 1971 में ही देखो अब हुआ 26th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, एबॉलिश द प्राइवेट पर्थ एंड प्रिविलेज ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। देखो जब प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट किया गया, मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं उनको इंडिया के साथ, इंडियन यूनियन के साथ मिलाया गया, और बाद में फुल्ली इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। पहले तो जोड़ा गया इंडियन यूनियन के साथ, और बाद में फुल्ली इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया।
और पार्ट बना के या तो फिर बाद में स्टेट के साथ जोड़ा गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के साथ मर्ज करके, या तो उसको यूनियन टेरिटरी के साथ मर्ज किया गया, ऐसे ऐसे चला। अब क्या है कि प्रिंसली स्टेट वाले जो थे, 1935 एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस समय भी क्या प्रोविजन था, फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने का मतलब था, प्रोविजन था। तो फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए ये था उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन कि कम से कम मिनिमम 50% प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मर्ज होना होगा, तो ही फेडरेशन का फॉर्मेशन होगा, संघ का फॉर्मेशन होगा। फेडरेशन मतलब सेंट्रल स्टेट पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये फेडरेशन का फीचर होता है। ऐसे ये बनाएंगे हम, प्रॉपर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेंटर को क्या होगा, स्टेट को क्या होगा, सेंटर किस फील्ड में कानून बनाएगी, स्टेट किस फील्ड में कानून बनाएगी, सेंटर किस फील्ड को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेट किस फील्ड को एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टेट को ऑटोनॉमी देंगे हम, मतलब अपना हिसाब से राज्य करने का, रूल करने का, एडमिनिस्टर करने का, ये हुआ। तो प्रिंसली स्टेट आ नहीं पाया था। अब यहाँ था कि प्रिंसली स्टेट को आना ही आना था। अब हालांकि इसमें माउंटबेटन प्लान वाले जो में था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में ये कह दिया था कि प्रिंसली स्टेट तुम चाहो तो इसके साथ मर्ज हो, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, नहीं तो तुम एज यू विश, जैसे आप रहना चाहते हो। तो इधर से पटेल साहब का क्या करना था, या तो आओ इधर नहीं तो जाओ उधर, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं रहना है। क्योंकि इसका मतलब कि ऐसे तो हर कोई चाहेगा कि हम अपना, जैसे हम राजा थे वैसे ही रहें, हमारा राज रहे। तो इंडियन यूनियन में अगर मिलेंगे हम, तो पहले राजा जी वाला जो पावर रहा, कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा इलेक्ट होके, मतलब चुनाव होके, तो हम तो उसके अंडर हो जाएंगे। तो देखो, जब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वो सब कांग्रेस के जब उस समय जो भी लीडर चल रहे थे, और कई प्रिंसली स्टेट के महाराजा, राजकुमार जो भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट के जो थे उनके पास पैसे पावर बहुत थे, और इनसे कहीं ज़्यादा शान में रहते थे, क्योंकि हम राजा हैं भाई। और ये लोग जो कहीं ना कहीं क्या थे, नेता थे। तो इनको पैसे के लिए क्या है, फंड इकट्ठा करना है, फंड मांगना है। वो तो राजा ऐसे ही ऑलरेडी, एक स्टेट का अगर कहीं का है प्रिंसली स्टेट, तो ऑलरेडी उसके बाद धन संपत्ति, पूरे जमीन पूरा पर तो उसी कंट्रोल, अपने मन से कानून बनाया चाहे जो करे, चाहे तो पूरे को अपने पास रख ले। तो राजा वाले सिस्टम में तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ होता है और कोई कानून से चले या ना चले। हाँ, ये अच्छा बात ये हो सकता है कि अच्छे राजा, उनका अपना कानून होगा और वो कानून बना होगा, उस हिसाब से चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजा का मतलब ही होता है कि किंग का मतलब होता है कि सब सारी अथॉरिटी, सारी पावर उसके हाथ में है। बुक, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल, नियम, उसका एक उसका इन्फ्लुएंस या उसका कह सकते हो कि प्रभाव कम रहता है कंपेयर टू राजा, जो बोले वो हो। तो राजा फिर चाहेगा क्या कि हमारा राज खत्म हो जाए, और कोई नेता जो है, जो रोज जो इधर उधर भटक के सब जगह जय हिंद जय भारत करके भारत चलो, खाली पैर उधर आंदोलन चलता है, हम तो एकदम महाराजा की तरह रहते हैं, अगले दिन मैं उसके अंडर रहूं, उसके सामने जी करूं, प्रणाम करूं और सर झुकाऊं, क्योंकि वो पीएम बनेगा या कुछ कुछ भी बने, तो कोई कभी नहीं चाहेगा। तो काफी फोर्स करके, डरा कर, धमका कर, या लोभ देके, प्रलोभन कहते हैं उसको, कि आप इंटीग्रेट इंडिया में मिले। जैसे अगर आप इंडिया में मिलो तो आपको हम किसी पार्टी जो है टिकट देंगे, आप इलेक्शन लड़ो, आप जीतोगे। ठीक, अगर आपका जिस प्रिंसली स्टेट के आप राजा हो, महाराजा हो, जनता आपसे खुश है तो आपको चुनेगी, वहां का आपको एमएलए बनाएगी, एमपी बनाएगी, आप पार्लियामेंट में आओ, वैसे शान से रहना है, रहो आप। तो कितने राजाओं को ये डाउट हुआ कि भाई हो सकता है बहुत सारे प्रजा मुझसे खुश नहीं है और हम ना जीते, तो ना जीते तो कोई बात नहीं है, हम आपको गवर्नर बना देंगे। क्योंकि यहाँ तो इंडिया में देखते हैं गवर्नर तो किसी को बना सकते हैं, उनके लिए कोई एग्जाम, कोई कह सकते हो इलेक्शन की जरूरत है नहीं, किसी को गवर्नर बना सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर कह सकते हैं, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, लेकिन राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। तो कितने लोगों को बना सकते हैं, तो ज़्यादा लोगों को बना भी नहीं सकता। नॉमिनेटेड मेंबर का भी क्राइटेरिया है कि क्या क्राइटेरिया है, किसको नॉमिनेट किया जा सकता है, जो साइंस में, आर्ट में जिसका कंट्रीब्यूशन है, सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूशन है, उसी को तो बनाया जा सकता है ना। तो ऐसे तो नहीं किसी को, चलो हर एक पल के लिए क्राइटेरिया के सोशल सर्विस में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि राजा अच्छे रहे, सोसाइटी को सर्व किए, बना दे। लेकिन प्रिंसली स्टेट तो उसमें मोर देन 550 थे। तो ये कहा कि बना देंगे गवर्नर, अगर कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बन पाए, तो हम आपको एक लमसम अमाउंट
ये देंगे, आप पेंशन के फॉर्म में देंगे, पैसे के फॉर्म में, या ऐसे मॉनेटरी आपको गेन देंगे। जो भी रख दिया गया हो उस समय के हिसाब से 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, पर अमाउंट सफिशिएंट गुड क्वांटिटी, मतलब अच्छी मात्रा में था, तो उनको पैसे मिलता था। इसको बोलते हैं प्राइवेट पर्सेस एंड प्रिविलेज भी था, कि राजा जी थे तो उनको अलग से प्रिविलेज, मतलब क्या प्रिविलेज मिलेगा, सरकार की तरफ से हो सकता है कि उनको गाड़ियाँ मिली हो, नौकर चाकर मिले हो, अच्छा खासा कहीं बंगला मिल रखा हो, या जो इनका किला हो या फोर्ट कहते हो, तो उनको पहले मिल रखा हो, तो उनको सरकार उनके अंदर उनको रिपेयर करवाना, मेंटेनेंस करवाना, स्टाफ रखना, वो सब प्रिविलेज देगी। टेलीफोन बिल, हाउसिंग बिल, जो भी हो, ऐसा ऐसा दुनिया भर का जहाँ ये सब प्रिविलेज देती होगी। कहीं जाएंगे तो उनको है जो स्पेशल जस्टर मिलेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, और ऐसा ऐसा, और ज़्यादा डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो इस समय क्या हुआ कि भाई लोगों का डिमांड हुआ कि बहुत दे दिए, यहाँ तक कि वो मर भी गए, और उनके आगे जनरेशन वाले भी फायदा उसका मतलब अभी तक पैसे ले रहे हैं, उनका जनरेशन वाला। तो उसकी हम इस प्रिंसली एस्टेट के उन्हीं के वंशज हैं, तो जैसे मिल रहा है तो चल मिलते रहेगा, क्योंकि हमारे बाप दादा ने आपको हमारे ये टेरिटरी और ये कहो राज्य आपको दिया था इंडियन यूनियन को, ये एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया आपसे, क्योंकि सरकार के बहुत मात्रा में पैसे हैं जो उधर जा रहे थे, लड़ा था कि फोकट का जा रहा है ऐसे। तो इसमें मैं बता दूं कि बहुत सारे हुए, कि बहुत सारे जो जिनको पैसे मिलना बंद हुआ, ये प्राइवेट पर्सन जो स्पेशल एडवांटेज मिलना बंद हुआ, वो कोर्ट में अप्रोच किए, पिटीशन मिलेगा। यहाँ तक कि कितने लोगों का ऐसा हुआ कि फिर से 10 साल, जैसे कि 4-5 साल कोर्ट में केस चला, 6-7 साल केस चला, बाद में फिर उनको कंटिन्यू हुआ, लेकिन यही हुआ कि जो पर्सन चैलेंज किए हैं उनको मिला, फिर से प्राइवेट पर्सन मिला, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया, मैं बता दूं। और जब वो मर गए तो फिर उनको मिलना फिर किसी को बंद हो गया ऐसे। तो ये हुआ प्राइवेट पर्सन वाली बात। तो एक नाम है जिसमें राजा रवि वर्मा, केरला के एक फेमस पेंटर हुआ करते थे, उन्हीं की पोती थी, जो वहाँ ट्रेवनकोर या कुछ रीजन को वहाँ के वो प्रिंसली एस्टेट था उनका। तो ये उनकी पोती थी, फीमेल, नाम जानने की जरूरत नहीं, मैं नाम भी नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने पेटिशन लाया, कोर्ट में चैलेंज किया था, तो कोर्ट में चैलेंज किया था, प्राइवेट पर्सेस उनको मिल नहीं रही थी, तो उसके बाद कोर्ट ने अलाउ किया, और जब तक 5-6 साल बीच में कोर्ट में केस मुकदमा चलते रहा, नहीं कुछ मिला। जब बाद में फिर है जो कोर्ट ने परमिट किया, तो उनको ये फिर से प्राइवेट प्रोसेस शुरू हुई, करीब जो भी हो 6-7-8 साल तक, तब तक जिंदा रही, तब तक उनको मिला, उसके बाद फिर खत्म हुआ। ये हुआ प्राइवेट प्रोसेस वाली बात है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जाने रखोगे 71 वाली बात। 71 में जब ये 24th 25th अमेंडमेंट हुआ, एग्जैक्ट आपको 26 याद ना हो, लेकिन हाँ 1971 के आसपास की ये चीजें हैं, ऐसे चला। अब देखो 71 में कितने कितने चेंजेस हुए, फिर एक और है 27th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये है empower the administrator of certain union territories to promulgate ordinances। तो कुछ यूनियन टेरिटरी के जो कुछ का नाम भी अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी बता दूं। एडमिनिस्ट्रेटर अभी का जो कंडीशन है कि यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर को ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का ये उनको क्या है, पावर है। पावर है जैसे कि दिल्ली के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस है जो प्रोमलगेट कर सकते हैं, जब असेंबली सेशन में नहीं। यह है कि जब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनको प्रायोर प्रेसिडेंट का परमिशन लेना, क्योंकि यूनियन टेरिटरी पर अल्टीमेट कंट्रोल जो है प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट का परमिशन लेंगे। अब प्रेसिडेंट किनके इशारे पे काम करेगा, प्रेसिडेंट कैबिनेट जो उनको बोलेगी, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, उसमें जो लीडिंग रोल है कैबिनेट, वो जो प्रेसिडेंट को बोलेगी प्रेसिडेंट वही करेंगे। ये हुआ। फिर देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग का पावर जैसे पुडुचेरी के लिए और जो भी यूनियन टेरिटरी के लिए, और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो करेंगे, और कंसर्न जो जो यूनियन टेरिटरी है जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, जहाँ प्रोविजन था एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर का, पर अभी मैक्सिमम जगह जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, एंड कहीं जम्मू एंड कश्मीर वाले में जो है वहाँ क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेंगे, यहाँ से राइट मिला, मतलब राइट क्या, पावर मिला। और ऑर्डिनेंस का तो पता ही है कि 6 मंथ का जो उसका टाइम पीरियड होगा, और
अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट या असेंबली सेशन में आती है, तो विद इन 6 वीक के अंदर अप्रूव करना होगा ऑर्डिनेंस को। अब सेशन में आए, अप्रूव नहीं किया, तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। और मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ है ऑर्डिनेंस का, मैक्सिमम। कोई जरूरी नहीं है कि 6 मंथ हो ही, मतलब सेशन में आ गया हाउस, 6 वीक के अंदर नहीं किया तो खत्म ऑर्डिनेंस, कर दिया तो कंटिन्यू रहेगा। 6 मंथ मैक्सिमम इसलिए कहा गया है पार्लियामेंट के केस में पर्टिकुलरली, कि मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 2 सेशन का, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा गया मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है ऑर्डिनेंस का, जो इफेक्ट जो है 6 मंथ कहा गया है। ये हुआ ऑर्डिनेंस के बारे में। अब देखो एक चीज़ और बता दूं कि यूनियन टेरिटरीज के केस में स्टेट क्या है, सॉरी पार्लियामेंट क्या है, कि इवन स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर भी लॉ बना सकती है, ये तो पता है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर तो कानून पार्लियामेंट का काम ही बनाना। यहाँ तक यूनियन टेरिटरी के केस में स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट किसी भी पर बना सकती है। नॉर्मल स्टेट में स्टेट लिस्ट पर नहीं बनाती है। किस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में बनाया जाता है स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेट कर सकती है पार्लियामेंट, कानून बना सकती है, उसको लिए मैं बता चुका हूँ। यूनियन टेरिटरी वाले केस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस की जरूरत नहीं है, चाहे तो कभी किसी टाइम स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पर या कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। यहां तक ये भी कहा गया है कि पुडुचेरी के केस में स्पेशली क्या है कि प्रेसिडेंट है जो रेगुलेशन बना सकता है, जब वहां का हाउस सेशन में नहीं हो। यहाँ लेजिस्लेट करने का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है रूल में, रेगुलेशन में, लॉ में। एंड बाय लॉ होता है। तो देखो लॉ बनाना मतलब प्रॉपर असेंबली में या पार्लियामेंट में बिल जाए, दोनों सदन से पास हो, सिग्नेचर हो आगे प्रेसिडेंट का या गवर्नर का, तो वो बिल एक्ट बनता है और लॉ कहलाता है। रेगुलेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं लॉ का ही एक स्मॉलर फॉर्म को या सब फॉर्म को हो, सब्सिडियरी फॉर्म को हो, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई और नियम बनाने की जरूरत है, तो रूल एंड रेगुलेशन ऐसे नाम दिया गया है, रूल रेगुलेशन बाय लॉ। ये ज़्यादा डिटेल में मैं एक को डिफाइन नहीं करूंगा अभी, रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है। रूल का मतलब नियम होता है, रेगुलेशन का मतलब अधिनियम होता है, ऐसे हिंदी में। तो बस इतना ही जानो। तो पौंडीचेरी के केस में कहा गया है कि अगर हाउस सेशन नहीं तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली वहां के लिए रेगुलेशन बना सकती है। ये बस अभी के लिए इतना ही जानना है। तो चला गया आंख में कुछ लगता है। हाँ जी, अब कहाँ है ये, हम लोग चल रहे हैं आपका 27th में। सेकंड प्रोविजन है मेड सर्टन स्पेशल प्रोविजन फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो इस समय तक मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश तो यूनियन टेरिटरी था 71 तक। ये स्टेट कब बना, स्टेट कब बना बता दो। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम स्टेट बना आपका मी आर्ग, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1987 ये बताया था। क्या स्पेशल प्रोविजन बनाया यूनियन टेरिटरी के लिए, जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और याद वाद रखने की जरूरत कुछ भी नहीं है इसमें। चलो थर्ड पॉइंट, तो ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द न्यू स्टेट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के लिए क्या लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब असेंबली बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, इसका प्रोविजन रहेगा। अब देखो मणिपुर का फॉर्मेशन कब हुआ था, MTM मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय बताया था 1972। और ये पीरियड कब है, 71 एक्ट लाया, एक साल बाद तो स्टेट रूट बन गया, तो उसी समय स्टेट रूट बना तो स्टेट के साथ साथ असेंबली इसे प्रोवाइड कर दिया गया, असेंबली या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। अब मणिपुर के लिए
स्पेशल जो प्रोविजन है आर्टिकल उससे रिलेटेड क्या है, 371 और क्या ABCDEFGH क्या है उसका 371 सी ऑटोनो बता चुका हूँ पहले, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, पूरा देखो सब कोरिलेट करके बताता हूँ, जानने की जरूरत है, एकदम ऐसे लफ्जों पे हो जाना चाहिए, इसलिए कई बार बोला है मैंने। तो उसमें पार्टिकुलरली इसके जो हिली एरिया है उसके लिए ऑटोनोमस काउंसिल ऑटोनोमस कमेटी ऐसे बनाने की बात कही गई है, उसके डेवलपमेंट के लिए वो कमेटी बनेगी, कहीं ना कहीं हिली एरिया का डेवलपमेंट के लिए उसको प्रोविज़न दिया गया 371 से। इतना ही अभी तक जानने की ज़रूरत है, एग्जाम में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हुआ और कुछ जानने का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये तो भले ये याद ना हो, लेकिन 71 में फॉर्म 72 में हुआ तो कोई भी है जो एक साल पहले अमेंडमेंट किया गया, अगले साल इन्फोर्स होगा, इम्प्लीमेंट होगा वो। तो ये इतना से ही कर सकते हो, समझ, इतना तो दिमाग लगाया जा सकता है। 28 अमेंडमेंट एक्ट 1972। देखो किस में क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना और कैसे याद करना है, मैं हर चीज़ साथ में बताता जा रहा हूँ, इस बात को आप ब्रेन में रखेंगे। और मुझे ये पता है कि बहुत इसमें इतना ज़्यादा है कितना याद रहा नहीं जा सकता है, तो इसको देखकर ही मैं बातें बताता हूँ कि हाँ इसको भूल जाओ, इसको याद मत करने की जरूरत है, इसको इस हिसाब से कोरिलेट करके याद रख सकते हो, इसको याद करना है, मेमोराइज करना है, जो है तो है। तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है, लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया।
तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी